हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक ऐसा कानून था जो भारत के संविधान का आधार बना। तो चलिए समझते हैं ये एक्ट क्यों ज़रूरी था और इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। तो 1929 लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी। ब्रिटिशर्स को अब ये समझ आ गया कि भारत में उनका रूल लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, तो उन्होंने 1935 का एक्ट बनाया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। इस एक्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था इंडियंस को थोड़ा ऑटोनॉमी देना ताकि उनको लगे कि ब्रिटिश सरकार उनके भले के लिए काम कर रही है, और दूसरा था ब्रिटिश कंट्रोल मेंटेन रखना ताकि उनकी पावर ख़त्म ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे और ये क्यों ज़रूरी थे। सबसे पहला प्रोविजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज यूनिट्स एंड द पावर इज डिवाइडेड इन फेडरल लिस्ट, provincial list and concurrent list, while the residuary power is given to the viceroy। यानी कि इस प्रोविजन के तहत ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक फेडरेशन बनाने का प्लान किया जिसमें प्रोविंसेज और प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल होते। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 लिस्ट बनाई गई। पहला था फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम्स रखी गई। दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 आइटम्स रखी गई, और आता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम्स रखी गई। फेडरल लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती थी, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवेज ईटीसी। और प्रोविंशियल लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती थी जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, जैसे कि पुलिस, हेल्थ ईटीसी। जबकि कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती थी जिसमें दोनों यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, जैसे कि क्रिमिनल लॉ और मैरिज। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रायोरिटी लेता। रेसिडुअरी पावर्स का मतलब है जो किसी लिस्ट में नहीं थी, मतलब कि फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट किसी में नहीं थी, उसको वाइसरॉय के पास रखी गई। तो चलिए अब जानते हैं ये प्रोविज़न जरूरी क्यों थी। तो पहले पावर सेंट्रलाइज थी, सब कुछ वाइसरॉय कंट्रोल करता था। ये फेडरेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करके एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन यह कभी लागू नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन को। तो नेक्स्ट प्रोविजन था एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेज। इन दिस प्रोविजन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज इंट्रोड्यूस्ड। Provinces became autonomous units of administration. Governors had to act with ministers' advice, and it came into effect in 1937 while it ended in 1939. यानी कि प्रोविंसेज को ऑटोनॉमी दी गई, मतलब अब गवर्नर को मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करना था। पहले प्रोविंसेज पे डायरकी थी जिसमें कुछ पावर्स इंडियन मिनिस्टर के पास थी और कुछ ब्रिटिशर्स के पास, लेकिन इस प्रोविज़न के तहत ये सिस्टम को हटा दिया गया। यहाँ पे डायरकी का मतलब था कि पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कुछ डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स के पास था और कुछ डिपार्टमेंट इंडियन के पास था। ये सिस्टम 1937 में लागू हुआ, पर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ख़त्म हो गया। तो अब सवाल आता है कि ब्रिटिशर्स ने इस प्रोविज़न को क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो इससे इंडियंस को लगता कि अब उन्हें थोड़ा सेल्फ रूल मिल रहा है, जो कि कांग्रेस की डिमांड थी। लेकिन गवर्नर के पास अब भी सारे इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखता था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन को, जो था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन फेडरल सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस प्रोविजन हैज़ नेवर इम्प्लीमेंटेड। तो इस एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डायरकी इंट्रोड्यूस करने का प्लान था जिसमें फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में डिवाइड किया गया।
रिजर्व सब्जेक्ट वाइसरॉय के कंट्रोल में था और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करते थे और इसमें उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। तो चलिए जानते हैं इस प्रोविज़न को ऐड क्यों किया गया था। तो ब्रिटिशर्स पावर शेयर करना चाहते थे पर पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सिस्टम कभी लागू नहीं हो पाया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो नेक्स्ट प्रोविज़न था बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेज। In this provision, Legislative Council is introduced and it is applied in Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces. आज के उत्तर प्रदेश को उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउस वाली लेजिस्लेचर। इसमें 2 अलग अलग हाउस होते हैं जो कानून बनाने का काम करते हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, जिसे लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहा जाता है। बाइकैमरलिज्म का पर्पज होता है चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना और हर डिसीजन पे अच्छे से विचार करना। यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का मकसद था गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रक्चर्ड बनाना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न को, जो था एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज गिवन टू शेड्यूल कास्ट, वोमेन एंड वर्कर्स। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया शेड्यूल कास्ट, वोमेन और वर्कर्स में। पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था, लेकिन अब शेड्यूल कास्ट, वोमेन और वर्कर्स को भी ये दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है हर कम्युनिटी सिर्फ अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को वोट कर सकती थी। ये प्रोविज़न ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था, यानी कि एक ग्रुप को दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करना ताकि इंडियंस यूनाइटेड ना हो सके। कांग्रेस इस प्रोविज़न के खिलाफ थी। अब बात करते हैं एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैज़ गिवन ए टीम ऑफ एडवाइजर्स। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइजर्स दिए गए, पर काउंसिल ऑफ इंडिया ख़त्म कर दी गई। काउंसिल ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एडवाइजरी बॉडी था जो इंडिया के मैटर्स हैंडल करता था। इस प्रोविज़न को ऐड करने का कारण था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल करना और इंडियन अफेयर्स में डायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन करना। तो अभी तक हमने इस एक्ट के 6 प्रोविज़न को देख लिया है, जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेज, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न था एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट वोटिंग राइट्स। यानी कि पहली बार 10% पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार मिला। पहले सिर्फ जमींदार, बड़े बिजनेसमैन और एलाइट क्लास लोग वोट कर सकते थे, लेकिन अब थोड़े और लोगों को शामिल किया गया। इससे ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियंस थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे और कांग्रेस का प्रेशर कम होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न, जो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट करने और मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो आप बात करते हैं इस एक्ट की नेक्स्ट प्रोविज़न, जो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। According to this provision, Federal, Provincial and Joint Public Service Commission was established. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया स्टेट लेवल की जॉब्स के लिए,
और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 2 या ज़्यादा स्टेट्स की जॉब्स के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स चाहिए था जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चला सके। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के लास्ट प्रोविजन के बारे में, जो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। दिस कोर्ट हैज सर्व्ड एज इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इंडिया का पहला फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का बेस बना। ब्रिटिश रूल के दौरान जुडिशियरी को और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए यह जरूरी था। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने और जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो आज हम लोगों ने डिटेल में कवर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ये एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। ब्रिटिशर्स ने पावर देने का नाटक किया पर असली कंट्रोल अपने पास रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक मिक्स्ड ब्लेसिंग था। ये एक तरफ इंडियंस के लिए गवर्नेंस का बेस तैयार करता है और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल को भी मेंटेन करता है। लेकिन ये एक्ट एक ऐसी सीढ़ी बन गया जो इंडिया को 1947 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक ले गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर के इंडियन पॉलिटी पुस्तक के आधार पर तैयार किया गया है ताकि आपको एक सुसंगठित और सटीक समझ मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।